नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं 3 मई 2025 की न्यूज जो आपको मिल रही है 4 मई की डेट में ना। मतलब कहने का 4 मई की जो न्यूज होगी वो जाहिर सी बात आपको 5 मई को मिलनी चाहिए, लेकिन लोग अक्सर लिखते हैं उसको 5 मई की न्यूज है। मैं भी यहाँ कर सकता था 4 मई की न्यूज, क्योंकि 3 मई की न्यूज जाहिर सी बात है 4 मई को ही आएगी ना। चलिए देखते हैं। और आज की डेट में जैसे क्या है कि 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं करंट अफेयर के। उधर 18 अप्रैल तक आपको सारी जनवरी से लेकर के 18 अप्रैल तक बीच में जो गैप है उसको मैं वीडियो बना के कंप्लीट कर दूंगा। और इधर 1 मई से लेकर के 1, 2, 3 एंड 4 एंड कंटिन्यू, अगर बीच में इन केस कहीं कुछ जाना नहीं हुआ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इन केस कंटिन्यूटी वीडियो मिलते रहेंगे ना। बात करते हैं 3 मई 2025 की न्यूज की। हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है। कई सारे क्या होते हैं, कमान होते हैं अपने देश में, क्या कई देशों में भी ऐसा नियम रहता है। पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, दक्षिणी कमान ना, इस तरीके से। तो उसी में एक अपॉइंटमेंट है जिसका राइट आंसर है प्रतीक शर्मा। ठीक है, आलोक जोशी को तो भी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा रखा था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही बनाए गए हैं। कौन? आलोक जोशी। देखिए जितना ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब कहने टाइम दे के ना पढ़िए, टाइम कम दीजिए लेकिन अच्छे से पढ़िए। एक ऐसा टाइम सेट करिए कि आप 2 घंटे पढ़िए बट वो 4 घंटे के बराबर हो जाए ना। तो इन्होंने MV सुचेंद्र कुमार का स्थान लिया है। भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उत्तरी कमान की स्थापना जून 1972 में की थी ना। कहीं भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। जून 1972 में की, जिसका मुख्यालय उधमपुर है, जम्मू कश्मीर है ना। अभी हम कुछ कमान के मुख्यालय आपको अपने नोट्स में बता देंगे, नोट कर लीजिएगा। उत्तरी कमान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सीमा प्रदेश की रक्षा करने और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की रक्षा करने की जिम्मेदारी है किस पर? उत्तरी कमान पर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, ध्यान रखेंगे, उत्तरी कमान के अंतर्गत ही आता। कई बार पूछ लेते हैं कौन सा डिवीजन किसके अंडर में आता है। भारत के प्रमुख परिचालन कमान और उनके मुख्यालय, ये मैंने एक साथ कर दिए हैं, इनको आप अपने तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। मध्य कमान लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो लोग लखनऊ यूपी से बिलोंग करते हैं वो मध्य कमान, सेंट्रल मध्य कमान को समझते होंगे, पूरा एक कैंटोनमेंट बोर्ड ही है। पूर्वी कमान कोलकाता पश्चिम बंगाल, पश्चिम कमान चंडी मंदिर हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर राजस्थान, उत्तरी कमान उधमपुर जम्मू कश्मीर, दक्षिणी कमान पुणे महाराष्ट्र, प्रशिक्षण कमान शिमला हिमाचल प्रदेश ना। तो इसको इस तरीके से आप नोट कर लेंगे तो सारा कमान और उसका जिसका प्रतीक शर्मा वो भी याद रहेगा ना। हो सकता है कोई क्वेश्चन पुट कर लें उससे, उस तरीके का तो अपॉइंटमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग फ्लाइंग जो है तो इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? ठीक है, पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर है दिव्या शर्मा। ठीक है, दिव्या शर्मा अंडमान निकोबार कमान के पोर्ट ब्लेयर स्थित INS, ठीक है, INS उत्कर्ष में तैनात हैं। INS इंडियन नेवी शिप उत्कर्ष में तैनात हैं। अब देखेंगे भारत में कुछ महिलाओं की भूमिका क्या है कुछ करंट में, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को पता भी होगा, जो लोग मेरी क्लास रेगुलर करते हैं, अभी तो बीच में खैर गैप हुआ, फिर भी करंट आप जहां से पढ़ते हो, मैं कभी किसी को मना नहीं करता आप किसी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, लेकिन बस ध्यान रहे कि सही चीज आप तक डिलीवर होनी चाहिए, बस डेटा गलत ना हो। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नई अध्यक्ष है विजय किशोर राहटकर है, 90 नंबर की है। 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट, इनका नाम है तनुष्का सिंह। IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिम्बाब्वे से हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे जैसे WTO हो गया, या किसी देश में पहली महिला राष्ट्रपति बनी, पहली महिला PM बनी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते जिसको आप स्टैटिक GK कहते हो। रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, कुछ ऐसे एग्जाम है जहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं या स्टैटिक GK के अंतर्गत उनको रखा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा है हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली AI तो बहुत चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के माध्यम से आप किसी भाषा में बात कर सकते हैं, कुछ भी AI से करवा सकते हैं।
बस भविष्य में जिंदा मानव हो सकता है एआई बन जाए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी होगा तो मिसयूज भी होगा ना। एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है, ऐसा किस राज्य ने पहली बार किया जिससे वो अपने फॉरेस्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन रख पाएगा और संभाल पाएगा? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के खैर सीएम सभी लोग जानते हैं, मोहन यादव जी हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटेस्ट हो तो पढ़िएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हो उसको, जरूरत नहीं है कि हर स्टेट आ गया तो हर स्टेट को पढ़ने बैठ जाए। 2025 के केयर एज रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है ना? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है, ध्यान रखेंगे। ये रैंकिंग राज्य की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोशल गवर्नेंस, पर्यावरण जैसे 7 पैमानों के आधार पर रैंकिंग निकाली जाती है। छोटे राज्य या यूटी के मामलों में गोवा टॉप पर है। हमारे यहाँ छोटे राज्य, ठीक है, जो है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको एक साथ रख के अगर देखेंगे तो टॉप में गोवा है, बड़े राज्य के मामले में टॉप पर महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको एग्जाम के लिए लॉक कर दीजिए ना। चलिए क्या लिखा है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट माने बंदरगाह विजनिज्म का उद्घाटन कहाँ किया है? हालांकि इसको अदानी पोर्ट ने बनाया, ध्यान रखेंगे इसको, इसका जो डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है वो अदानी कंपनी है ना। देखा होगा राहुल गांधी जी कई बार कहते हैं कि भाजपा जो है या ये सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों अदानी को सपोर्ट करता है ना। चलिए इसका राइट आंसर, ये किस राज्य का मामला है? तो ध्यान रखें केरल की बात है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन पहले वहां केरल में कह रहे थे कि हमारे मंच पे पिनाराई विजयन साहब है, शशि थरूर साहब है, और ये जो मीटिंग है ये विपक्षियों की नींद जो है वो मतलब उड़ा देगा। चलिए अब आइए हम बात करते हैं व्याख्या की। ठीक है, अब ऐसे ये इसको प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया बट इसके फायदे बहुत सारे हैं, अब वो देखें क्या क्या है। प्रधानमंत्री ने विजनजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बंदरगाह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नौवहन के क्षेत्र में भारत की भूमिका बदलने की उम्मीद है। इससे राज्य और देश में आर्थिक स्थिरता आएगी, बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट क्या है? मोदी ने कहा कि जहाजों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जहाज से यात्रा करने के मामलों में दुनिया के शीर्ष स्थानों में भारत शामिल है। बीते 10 वर्षों में हमारे बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो गई है, उनकी दक्षता में सुधार हुआ है। मोदी ने कहा कि इस बंदरगाह का निर्माण 8,800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन को एग्जाम में पूछना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया गया। विजनजम बंदरगाह भारत का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल है। ये बंदरगाह भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाएगा, दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। जो है मतलब विजनजम एक गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, ट्रांसशिप मतलब जैसे बड़े बड़े जो जो कंटेनर आते हैं, जो मदर कंटेनर होते हैं, वो देखा होगा भाई, जैसे अब ये रीजन है कि बिल्कुल यहां नजदीक नहीं आएंगे, वो कम से कम 10-15-20 किलोमीटर दूर दूर रहते हैं, फिर वहां से सामान छोटे छोटे में लाते हैं, फिर आगे उसको बढ़ाते, कई कई सारी प्रक्रिया होती है ना ट्रांसशिपमेंट। और ट्रांसशिपमेंट जैसे उसमें क्या फायदा होगा, और भी कई देश फायदा इससे ले सकते हैं। जो भी देश हमारा फायदा लेगा वो हमको उसके बदले रेंट देगा ना। बंदरगाह से एक विशाल मतलब किलोमीटर दूर तक का पानी 18 से 20 मीटर गहरा है, जो इसे दुनिया के बड़े जहाजों को संभालने के लिए उपयुक्त बनाता है ना। क्योंकि ये सबको पता है कि जो बड़े जहाज होते हैं वो बहुत नजदीक या किनारे नहीं ला सकते हैं कोस्टल एरिया के, क्योंकि हो सकता है फंस जाए, तो उनको एक स्पेस चाहिए। इसके अलावा क्या पॉइंट है? वर्तमान में भारत के लिए जाने वाले सभी समुद्री माल का लगभग 75% सिंगापुर, कोलंबो या दुबई जैसे विदेशी बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट किया जाता है। विजनजम के चलते अब भारतीय निर्यातक और आयातक अतिरिक्त लागत वसूलना शुरू कर सकते हैं। ये फायदा होगा, बिजनेस होगा, और हमारा सामान तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा क्या है? दुनिया में शिपिंग उद्योग को चलाने में भारतीयों की काफी अहम भूमिका है। नाविकों की आपूर्ति में चीन और फिलीपींस के बाद भारत तीसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखेंगे। नाविकों की आपूर्ति के स्थान पर चीन और फिलीपींस के बाद इंडिया 3rd नंबर पे है। भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय नाविक समुद्री कार्यबल का करीब 10% हिस्सा है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगला एक क्वेश्चन और बढ़िया है,
ये ब्रांड एम्बेसडर से देखिए, ध्यान रखिए, पेट का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि पेट के बारे में कुछ डाउट है, तो पेट का मैं एक बार आपका थोड़ा सा 1 मिनट के लिए टाइम लूंगा। पेट नोटिफिकेशन, ठीक है, ये आपका 2025 का आया है। तो बहुत लोग जो अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर फिजूल की हवा मतलब उड़ा रहे थे कि लेखपाल की भर्तियां ऐसे ही होंगी वैसे ही होंगी, यही उन लोगों को सलाह है कि भैया फिजूल बाजी मत किया करो, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। जब तक कोई सही इंफॉर्मेशन ना आए चैनल पे, यहां वहां की राम कथा ना गाया करो, क्योंकि आपके गा देने से उनका बहुत बुरा हो जाता, जो बेचारे किसी काम के नहीं। कभी आपकी भी स्थिति वही रही होगी, ध्यान रखिए। तो पेट नोटिफिकेशन आया है, इसका मतलब कि अब जो भर्तियां होंगी वो इसी थ्रू होंगी, और ये जो पेट है ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और वैसे पेट 24 में नहीं हुआ, यानी 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में, 3 साल हुआ है। पेट में लोग ज्यादा होते हैं तो कई शिफ्ट में ये पेपर भी होता है। 2 घंटे पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 काटा जाएगा, ठीक। अब उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन का आप एक बार सिलेबस देख लो, हिंदी क्या है, मैथ क्या, इंग्लिश क्या, जीएस क्या, वही सब आता है, काम खत्म। एक बार हमारे आप नोटिफिकेशन उसमें जाइए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो पूरा मैंने पेट का सिलेबस डाल रखा है, पेट की इंफॉर्मेशन है। पोस्ट पे जाइए, और पोस्ट पे मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप पोस्ट पे जाओ, आपको उस पर सब कुछ मिलेगा। उस पर एक पॉइंट आता है, पोस्ट आता है, जैसे आप लाइव देखते हो, वीडियो देखते हो, ठीक है, रील देखते हो, तो वैसे पोस्ट पे जाओ, इंफॉर्मेशन मिली होगी। और पेट के लिए आप लोग अपना बढ़िया अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करो, नंबर अच्छे आएंगे तो जाहिर सी बात आगे आपको ही पहले मौका मिलेगा ना। चलिए, तो भारत के नंबर 1 टॉयलेट और घर की सफाई का भरोसेमंद साथी हार्पिक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना तुझे। और अगर पूरा नोटिफिकेशन चाहते हो पेट का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सर्वोदय इंस्टीट्यूट, उसको ज्वाइन कर लो आप, उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका राइट आंसर है शाहरुख खान साहब। हार्पिक तो हर घर में है, हार्पिक टॉयलेट सफाई में तो बड़ा यूज होता है, तो उसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान साहब, ठीक है। चलिए, आगे भी ऐसे कुछ और अपॉइंटमेंट वो आते रहेंगे ब्रांड एम्बेसडर, में पढ़ाता रहूंगा। ये क्वेश्चन स्पेशली यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस सिपाही वाले, दरोगा वाले लॉक करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2,000 रुपए के नोट वापस लेने के 2 साल बाद भी कितने करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी चलन में है? सोचो, अभी भी लोगों ने उनको जमा ही नहीं किया। हालांकि चरण में है नहीं है, कोई ले रहा नहीं ले रहा ये तो अलग बात हो गई। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 6,266 करोड़ रुपए सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। कुछ ऐसे ही पेपर में ऑप्शन डाले जाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो गलत तो एग्जाम में भी होगा, कंफर्म है ना। फिर क्या लिखा है? 2,000 रुपए के नोट वापस लेने के 2 साल बाद भी 6,266 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी चलन में है। 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपए 2,000 रुपए मूल्य के नोट को चलन से हटाने की घोषणा की थी। ध्यान रखेंगे, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 19 मई 2023 से 2,000 के नोट चलन में नहीं है। कहा था जिनके पास है वो सब सबमिट कर दें, ठीक है। इसके बाद 30 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में 2,000 रुपए के कुल 6,266 करोड़ रुपए मूल्य के चलन में है। यानी कहीं ना कहीं इनको चलाया जा रहा है या एडजस्ट किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं वही बता सकते हैं। कभी कभी इसमें बैंकों की भूमिका भी संदिग्ध होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेंगे। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? एक क्वेश्चन यहां फिर पुट करते हैं हम आप लोगों से, आपको बताना है कि इनका संबंध किस स्टेट से है, ठीक है। अब इनकी जो एक स्टैच्यू बनाया गया या प्रतिमा बनाई गई वो 9 फीट ऊंची है। थोड़ा आइए इनके बारे में परिचय करवा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बोडो समुदाय के सम्मानित व्यक्ति थे, उनके सम्मान में एक सड़क और एक रोटरी का भी नामकरण किया गया है। बोडोफा का अर्थ होता है बोडो समुदाय का पिता होना ना। बात समझ में ही नहीं आई? ये आपकी रही 3 मई की न्यूज। कभी न्यूज ज्यादा हो सकती है, कभी 10-12 पॉइंट भी हो सकते हैं, कभी 7-8 पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन 10 मिनट में सबसे कम समय में करंट अफेयर क्लास आपको मिल जाती 10 से 12 मिनट में, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी तो आप सभी लोग समझदार हैं, अगर इसी को हम दाएं बाएं करना चाहे, क्योंकि लोगों ने एक हवा फैला दी है कि 1 घंटे करंट अफेयर, गलत मिस आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अगर सही से पढ़ाया जाए तो 15 से 20 मिनट के ऊपर वीडियो नहीं जा सकता पर डे करंट अफेयर का। अगर आप फिजूलबाजी कलाकारी करना बंद कर दें तो
जैसे मैं नहीं करता तो मेरा वीडियो 10-12 मिनट से ऊपर कहाँ जा रहा है, इसमें कौन सी एक्स्ट्रा बात की हमने की। मैंने ये भी बीच में नहीं बोला लाइक शेयर एंड कमेंट, लास्ट में भले कह देता हूं कि वीडियो कैसा लगता है एक बार जरूर कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी।